हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट है। तो रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेशन हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रिटिशर्स रेगुलेट कर रहे हैं। और रेगुलेट कौन हो रहा है, किसको रेगुलेट किया जा रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के थ्रू। ओके, तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि जो इस एक्ट के पहले जो सब चल रहा था, सारे प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर थे। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो सारे प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर थे और सब गवर्नर के पास इक्वली पावर था। ठीक है, तो ये एक्ट आने के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर थे, उनका टाइटल गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ओके, फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर इन इंडिया। ओके, ये फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन था जिसके तहत ब्रिटिश ऑफिशियली यहाँ कंट्रोल कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अफेयर, उनके जो भी उनके कामकाज थे, जो भी कैसे ट्रेड कर रहे थे, मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा था। उनको जैसे जो उनको अपने मन से वो ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इस एक्ट के बाद ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हिसाब से वो रेगुलेट कर रहे थे। ओके, उसके बाद का पॉइंट है एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंटेड 4 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट गवर्नर जनरल विथ डिसीजन मेड बाय मेजोरिटी वोट। इसमें क्या था, ये रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए। ये कितने मेंबर का था? ये 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए थे। ओके, क्यों बनाए थे? वो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, और उस मतलब वो डिसीज़न लेने के लिए। और डिसीज़न कैसे लिया जाता है? मेजोरिटी वोट से। जो भी मेजोरिटी वोट में पक्ष में जो भी डिसीज़न आएगा वो डिसीज़न लेंगे। तो ये गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब। मतलब जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको प्राइवेटली ट्रेड नहीं करने दिया गया। फॉर एग्जांपल, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही आप ट्रेड करो, आपको अलग से ट्रेड नहीं करना है। और करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने मना कर दिया ब्राइब लेने से भी, ताकि करप्शन कंट्रोल हो सके। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट इन कोलकाता 1774, उसमें एक चीफ जस्टिस थे एंड 3 जज थे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एस्टेब्लिश किया गया था इसी एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज गवर्नेंस। मीन्स जैसे भी मैंने बताया कि ऑफिशियली इस एक्ट के तहत ही फाउंडेशन, ये सबसे पहला एक्ट था। तो एज ए फाउंडेशन ये हो गया सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को, क्योंकि इस एक्ट के तहत ही फिर सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड हो रहा था वो रेगुलेट हो रहा था, ब्रिटिशर्स रेगुलेट कर रहे थे। तो ये एक्ट एज ए फाउंडेशन एक्ट आप मान सकते हैं। तो प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेशन, जैसा कि मैंने बताया, बॉम्बे और मद्रास के सारे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और सबको इक्वली पावर था। बट इस एक्ट बनने के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल दे दिया गया टाइटल, और इनके पास ज़्यादा पावर दे दिया गया। तो जो बाकी के बचे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सबॉर्डिनेट हो गए, मतलब ये इनके नीचे हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे हो गए बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ओके, इस एक्ट को क्यों लाया गया था? इट केम टू रेक्टिफाई द शॉर्ट्स कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसका मतलब है कि जो पिछले एक्ट हमने पढ़े 1773, तो उस एक्ट में कुछ शॉर्ट्स कमिंग थे, उसको ख़त्म करने, उसको हटाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ओके, तो मेन जो प्रॉब्लम था उस एक्ट में वो ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में टसल हो रहा था, टेंशन हो रहा था। ठीक है, तो उस टेंशन को हटाने के लिए, तो रिड्यूस द टेंशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल, तो इन दोनों को टेंशन ख़त्म करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 1773 के एक्ट के थ्रू, और
गवर्नर जनरल भी 1773 में ही बने थे। तो उसके बाद ये दोनों के बीच में टसल आने लगे, टेंशन होने लगे। तो इस एक्ट को लाकर वो दोनों का टेंशन ख़त्म हुआ, वो दोनों के बीच को पावर को डिवाइड कर दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, इनको मुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शन थे इनका अलग हो गया। फिर इनके जो भी रेवेन्यू मैटर होगा, इनका जो भी मामला होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो इनका भी अपना दायरा सीमित कर दिया गया और इनको फिर इनके जो रिस्ट्रिक्शन से इनको मुक्त कर दिया गया गवर्नर जनरल को। ठीक है। एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, सेम जो मैंने अभी बताया कि इनके रेवेन्यू मैटर, ये रेवेन्यू मैटर किसका है? गवर्नर जनरल का। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता है रेवेन्यू मैटर में गवर्नर जनरल को। पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन, हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ फॉर रेस्पेक्टिव डिफेंडेंट। इस पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन मतलब हिंदू को हिंदू लॉ के थ्रू और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के थ्रू डिफेंड किया गया। तो ये पर्सनल लॉ अपना अपना लॉ प्रोटेक्शन हुआ इस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। ओके। उसके बाद क्या हुआ? अपील प्रोसेस, अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट टू बी डायरेक्टेड टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल रेदर देन सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में था, इसलिए टेंशन हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया और अपील अब कहाँ होगा? प्रोविंशियल कोर्ट में। वो कौन डायरेक्ट करेगा? वो गवर्नर जनरल डायरेक्ट करेंगे प्रोविंशियल कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन से हटा दिया गया। आप मेन समझिए कि इसका मामला और गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट का मामला अलग अलग हो गया, दोनों को सेपरेट कर दिया गया ताकि इनके जुरिस्डिक्शन में वो ना रहे, ताकि फिर टेंशन ना हो। तो जो भी अब अपील प्रोसेस होगा वो गवर्नर जनरल कहाँ करेंगे? अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट वर टू बी डायरेक्टेड टू द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल अपील अब कहाँ? गवर्नर जनरल। तो अपील कहाँ से होगा? प्रोविंशियल कोर्ट को होगा। वो प्रोविंशियल कोर्ट को कौन डायरेक्ट करेगा? गवर्नर जनरल। ओके। प्रोविंशियल कोर्ट, दिस एक्ट ऑथराइजेज द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू फॉर्मुलेट रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। तो ये सारा प्रोविंशियल कोर्ट का जो पावर था, उसका रेगुलेशन का पावर था, फिर रेगुलेट कर रहे थे, वो गवर्नर जनरल कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट को इस दायरा से बाहर कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन वर रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकली प्राइमरली टू कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अब सीमित हो गया सिर्फ कोलकाता तक ही। तो वो गवर्नर जनरल के मैटर में दखल नहीं देंगे, अब ये अपने एरिया तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है। तो आज तक यहीं रखते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्ट अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।